हिंदू द्वेष के ऊपर ये पूरा एक दिन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसके बहुत सारे पैराडाइम्स हम लोग अपने रोज़ाना के व्यवहार में, रोज़ाना की बातचीत में, डिस्कोर्स में आजकल देखते हैं। मेरे परिचय जैसे कराया गया कि मुझे कहा गया कि एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। तो एक्सपर्ट जैसा नहीं हूँ, पर ये है कि सोशल मीडिया में 10 साल से काम कर रहा हूँ अलग-अलग प्रकार से। तो एक अध्ययन सोशल मीडिया पर चल रहे डिस्कोर्स का मेरा रहा है। तो उसका इस पूरे डिस्कोर्स का पिछले लंबे समय से जब हम सोशल मीडिया में आए, उससे भी पहले से एक राष्ट्रीय भी और एक अंतर्राष्ट्रीय भी डिस्कोर्स का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा दुर्भाग्यवश यह हिंदू द्वेष ऐसा रहा है। हिस्टोरिकल रूप से भी अगर हम पिछले 100, 150, 200 साल का देखें और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी देखें, तो हिंदू द्वेष सामान्य व्यवहार में एक बहुत बड़ा विषय बनकर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भी उभरा है। और इसके कारण मुझे लगता है बहुत सामान्य हैं, बहुत सरल हैं समझने के लिए। जो सबसे बड़ा कारण मेरी समझ में आता है वो ये है कि हिंदुत्व की अवधारणा जो है या सनातन संस्कृति की अवधारणा जो है वो बहुत व्यापक है और वो सबको समेटकर अपने साथ लेने में विश्वास रखती है। तो ऐसी कोई भी पद्धति, ऐसा कोई भी विचार जहाँ पर मैं जो करता हूँ, मेरे जो देवता हैं, मेरी जो संस्कृति है, मेरे जो प्रतीक हैं, मेरी किताब, मेरे पूज्य, इनकी प्रधानता को मानने वाली कोई भी जो संस्कृति है, वो इसको न स्वीकार कर सकती है, ना इसको सहन करने को कभी तैयार हुई है, ना होगी। मुझे लगता है यह हिंदू द्वेष के उद्भव का, हिंदू द्वेष के जगह जगह फैलने का एक बड़ा कारण है। और उसका जो सबसे महत्वपूर्ण भाग जो मैं मानता हूँ है, जिसको लेकर आज के समय सबसे ज़्यादा जो भी हिंदू द्वेषी हैं वो सक्रिय हैं, वो है कि इस समाज का, जो ये समाज है जो हिंदू परंपराओं को मानता है या जो हिंदू संस्कृति को मानता है, उसका विघटन कैसे करें, उसको छोटे छोटे स्ट्रैटाज में कैसे बांटें, उसके विचारों को संकुचित मानसिकताओं में कैसे ढालें, उसके ऊपर उनका पूरा थॉट प्रोसेस, उनकी पूरी संस्कृति, उनका पूरा आचार विचार व्यवहार केंद्रित है। और ये इस कारण है क्योंकि उन्होंने ये देखा है कि जब भी इन सब वर्जनाओं से ऊपर उठा है ये समाज, तो उसने वो किया है जो उनकी कल्पनाओं से परे रहा है। चाहे वो राम जन्मभूमि का आंदोलन रहा हो, चाहे अन्य बहुत परिस्थिति रही हो, या जैसे पिछले कुछ वर्षों में एक चेतना जगी तो डिस्कोर्स चेंज जैसे समाज का होने लगा है। इससे उनको डर है। वो डर ये हिंदू द्वेष की परिस्थिति का कारण बनता है। अन्यथा कोई कारण नहीं है कि अमेरिका के किसी राज्य में भारत की जाति व्यवस्था के ऊपर कोई प्रस्ताव पास हो, या ये कहा जाए कि भारत में जातियां या जातियों की व्यवस्था को हम चैलेंज करते हैं, हम स्वीकार नहीं करते हैं। अरे भाई, आपके यहाँ तो जातियां हैं ही नहीं। और मैं तो पढ़ता रहता हूँ बहुत लोगों को, मैं देखता हूँ लोग लिखते हैं कि किस प्रकार से एक प्रोपेगेंडा है, मतलब किस प्रकार से मैंने पढ़ा कि सॉफ्टवेयर कंपनीज में जाति द्वेष की बात करी जाने लगी है। ये मैंने पहले, आज से मुझे लगता है 1 वर्ष पहले भी कभी भारत के डिस्कोर्स में तो नहीं सुनी, पर अब ऐसा होने लगा है कि सॉफ्टवेयर कंपनीज में एक प्रमुख वर्ग के सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो हैं वो अपने ही वर्ग के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रखते हैं। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि निजी कंपनियों में बहुत मुश्किल है आपको आपकी प्रेफरेंसेस को बढ़ावा देते हुए किसी को रखना। और अब तो सरकारी जो पुराना एक पद्धति है, सरकारी उपक्रमों में, सरकारी संस्थानों में नौकरियों में आरक्षण और इन सब की पद्धति है, वहाँ पर भी आप बियॉन्ड अ पॉइंट किसी को प्रमोट नहीं कर सकते अगर वो अपनी जाति का है। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जहाँ प्रॉफिट ही एक मंतव्य है लोगों का अचीव करने के लिए, जिसके लिए वो संस्थान बने हैं, वहाँ पर इस प्रकार का जातीय विद्वेष या इस प्रकार की जाति की को प्रेफरेंस देना, इस तरह की सोच को बढ़ाना, ये मुझे नहीं लगता कि हो सकता है कि कुछ लोगों में ऐसा हो, वो सब जगह होता है, लेकिन एक बड़े स्तर पर ऐसा हो रहा है और इसके लिए
विधायिकाओं को प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता है या मैगजीन्स को लेख लिखने की आवश्यकता है। ये मुझे लगता है कि बृहत्तर प्रोपेगेंडा है ये साबित करने के लिए कि हिंदू समाज से जुड़ी हर चीज़ या हिंदू चेतना से जुड़ी हर चीज़, जिससे भी हिंदू में चेतना आती है, जिससे भी हिंदू संस्कृति में उभार आता है, वो कैसे कोहेसिवनेस के अगेंस्ट है विश्व संस्कृति में। तो इस प्रकार के थॉट प्रोसेस को ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड में समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि बेसिक रीज़न इस हिंदू मीडिया का, हिंदू द्वेष का क्या है। वो बेसिक रीज़न यही है कि उनको ये समझ आता है कि अगर हिंदू थॉट प्रोसेस का, सनातन थॉट प्रोसेस का जो उदात्त भाव है, जो इसके पीछे का ओरिजिनल थॉट प्रोसेस है, यदि वो अपने सही रूप में दुनिया के सामने आ गया, जैसा आज कुछ परिप्रेक्ष्य में आ रहा है, तो वो उन्होंने जो पिछले 100-200 सालों में जो वर्जनाएं बनाई हैं, उन्होंने जो आवरण बनाए हैं, उसको ध्वस्त कर देगा और दोबारा से भारत उस तरीके से उभर के आएगा जैसा कुछ बहुत हमारे संस्कृत ग्रंथ कहते हैं या बहुत हमारे पौराणिक विषय बताते हैं कि आज से कुछ शताब्दियों पूर्व था। तो उसके लिए हमारे स्तर पर जो जागरूक चैतन्य जो लोग हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है एज ए कम्युनिकेशन प्रोफेशनल, कि हमको उसके कम्युनिकेशन पार्ट को समझने की आवश्यकता है और उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। और उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो है अध्ययन। अधिक से अधिक अध्ययन करना, अधिक से अधिक, और जैसे राजीव मल्होत्रा कहते हैं, पूर्व पक्ष का भी अध्ययन करना। मतलब जो सामने वाले का थॉट प्रोसेस है, जिसको आप अपना ओपोनेंट मानते हो या वैचारिक विरोधी मानते हो, उसके विचार का भी अध्ययन करना और फिर अपने थॉट प्रोसेस का अध्ययन करना और फिर उसमें से सही कंक्लूजन निकालकर सही कम्युनिकेशन के माध्यम से उसको बढ़ाना। अब आज मैं सुबह यहाँ आ रहा था तो मैं पढ़ रहा था एक ट्विटर थ्रेड जिसमें एक महिला लिख रही थी। उन्होंने लिखा कि इस बार मैंने देखा कि बहुत सारे मराठी बच्चे रामनवमी के स्टेटस इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं। 5-7 साल पहले तो महाराष्ट्र में रामनवमी होती नहीं थी। तो उनको देवी को कोई बताए कि नासिक में जो रामघाट है वहाँ राम आए थे और वहाँ पीछे पंचवटी है, कालाराम गोराराम के मंदिर हैं और समर्थ रामदास वहाँ हुए थे जिन्होंने गली गली, कूचे कूचे, गांव गांव राम हनुमान के मंदिर स्थापित किए, व्यायामशालाएं स्थापित की। तो महाराष्ट्र से या तमिलनाडु से या आंध्र से या बंगाल से, बंगाल में भी यही कहा जाता है कि 5 साल पहले तो रामनवमी का जुलूस कोई नहीं निकालता था, अब कैसे रामनवमी होने लग गई, या राम को कोई जानता नहीं था। तो ये जो कम्युनिकेशन का एस्पेक्ट है, आजकल हम देख रहे हैं कि कॉलेजेस में भजनों के ऊपर या जो भजनों के ऊपर बने पेपी सॉन्ग्स हैं उनके ऊपर फेस्ट के अंदर बच्चे नाच रहे हैं या डिमांड पर बजा रहे हैं। इस तरह का जो एक वातावरण बदल रहा है, इस तरह का जो एक थॉट प्रोसेस जगह जगह युवा पीढ़ी में आ रहा है, उसके लिए आवश्यकता है सही कम्युनिकेशन को हम अपनाएं, सही कम्युनिकेशन को हम समझें। उसका पहला स्टेप जैसे मैंने कहा वो है अध्ययन, और दूसरा स्टेप है जब हम अध्ययन कर लें तो लिखें। कैसा भी लिखें, कहीं भी लिखें। अगर बहुत अच्छा, बहुत लंबा हम नहीं लिख सकते, मैं भी आलस करता हूँ आर्टिकल लिखने में। मुझे मैम ने कहा तो कि रेगुलर कॉलमनिस्ट हैं, पर मेरा आखिरी कॉलम 2 साल पहले आया था अखबार में, तो क्योंकि लिखने में आलस आता है। खैर, लेकिन अगर हम छोटा बोलना चाहते हैं तो ट्विटर पर लिखें। 180 कैरेक्टर में, 280 कैरेक्टर में लिखना होता है, पर लिखें कहीं ना कहीं, अपने बातों को, अपने विचारों को रिकॉर्ड करें। वो रिकॉर्ड हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। बेशक निस्संदेह हमारा जो इतिहास है, हमारी जो संस्कृति है, वो अधिकतम श्रुति के बेस पर रही है। हम लोग सामान्यतया सुन सुनकर ही बड़े हुए हैं, चाहे कहानियाँ हों, इवन बहुत समय तक तो हमारे ग्रंथ भी श्रुति पर ही बेस्ड थे। वो ग्रंथावली में लिपिबद्ध तो बहुत बाद में हुए, पहले तो हमारी परंपरा प्राइमरीली श्रुति बेस्ड है। परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में ये महत्वपूर्ण है। हम लोग को जैसे संघ में बचपन में कहते थे कि अपना काम करना महत्वपूर्ण होता है, लेकिन बताने की क्या ज़रूरत है। या मैं अगर संघ का काम कर रहा हूँ या संघ कोई अच्छा काम कर रहा है
तो उसको दुनिया में बताने की जरूरत नहीं है, वो तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि हमको करना चाहिए। लेकिन आज के समय समस्या ये है कि एक ऐसा वर्ग है जो आप काम करें या न करें, आपको उद्वेलित करने को, आपको परेशान करने को, आपको बदनाम करने को तैयार है। तो अगर आप अपनी प्रशंसा नहीं भी करना चाहते, अपने काम का वर्णन नहीं भी करना चाहते, तो इसलिए आवश्यक है ये बताना ताकि समाज में एक बैलेंस्ड मैसेजिंग जाए। क्योंकि बहुत समय तक एक ही तरफ से एक ही तरह की, मैं अभी बात कर रहा था, एक कार्यकर्ता मेरे साथ खड़े थे, तो मुझे यही कह रहे थे कि दूसरा पक्ष बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, वो बहुत जल्दी कोई ट्विटर ट्रेंड कर देते हैं, बहुत जल्दी कोई बात उनके यहाँ सब लोग कह देते हैं। तो वो इस कारण है कि उन्होंने 70 साल से 100 साल से एक बहुत वेल पॉलिश्ड सिस्टम बनाया है। ऐसे 50 उदाहरण हैं जहां पर एक बहुत छोटा सा पोर्टल जो कल शुरू हुआ, वो कोई फर्जी न्यूज छापता है और फिर उसे उठाकर कोई बहुत बड़ा एक्टिविस्ट उसको ट्विटर पर डाल देता है, और फिर वहां से उठा के कोई बहुत बड़ा नेता उसके ऊपर एक ट्वीट लिख देता है जिससे अखबारों में खबर बन जाती है, और वो सब झूठ होता है। आई कैन गिव यू न्यूमरस एग्जाम्पल्स ऑफ सच इंसिडेंट्स। प्रधानमंत्री जी की डिग्री का चल रहा है, मैं आपको मेरा व्यक्तिगत उदाहरण बताता हूं। मैं 2017 में काम कर रहा था हरियाणा में, तो वहां पर आम आदमी पार्टी के लोगों ने, वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी डिग्री के ऊपर क्वेश्चन कर दिया। आई सॉ दैट डिग्री पर्सनली। फिर हुआ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बीजेपी की तरफ से, उन्होंने वो डिग्री दिखाई, सब कुछ दिखाया, सब कुछ किया। 4 दिन वो विषय शांत रहा, फिर अगले पोर्टल में खबर छप गई कि मुख्यमंत्री की डिग्री फर्जी है, और फिर अगले एक्टिविस्ट ने उसे छाप दिया। दे आर जस्ट शेमलेस, एंड दे आर शेमलेस बिकॉज दे आर वेरी फोकस्ड ऑन देयर गोल, एंड देयर गोल इज जस्ट टू डिफेम, जस्ट टू क्रिएट बैरियर्स इन द सोसाइटी। और इसके लिए ये आवश्यक है कि हम इस बात को समझें कि अगर हम पढ़ रहे हैं, अगर हम समझ रहे हैं, तो दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी हैव फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस, so that they also get everything that we got from our parents, from our ancestors, from our society, because otherwise it will vanish. There is a force that is working day and night to create those barriers so that all that we have got from our history, from our scriptures vanishes. But it is important that we understand that it is we who have to stand between them and what we have to give to our फ्यूचर जनरेशंस। अगर हम इस बात को समझेंगे तो ही मुझे लगता है कि उनका बहुत ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं हमेशा कहता हूं इस बात को कि उनका ऑर्गेनाइज्ड और पॉलिश स्ट्रक्चर इसलिए है क्योंकि उनके यहां वो सब एक रेवेन्यू सोर्स से जुड़ा है। उनके यहां सब कुछ रेवेन्यू सोर्स से जुड़ा है, और रेवेन्यू सोर्स जो वाला जो आदमी होता है ना, वो घड़ी देखकर काम करता है। वो 6 बजने की प्रतीक्षा करता है, 6 बजते ही पेन नीचे रख देता है या लैपटॉप का स्क्रीन डाउन कर देता है। पर जो अपने धंधे पर बैठा होता है ना, वो टाइम नहीं देखता। अगर हम अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं तो हम टाइम नहीं देखते। वी हैव दैट पैशन इन आवरसेल्व्स दैट व्हेन वी विल स्टार्ट डूइंग थिंग्स, वी विल बाईपास देम इन मिनट्स। बट द प्रॉब्लम इज दैट वी डू नॉट डू, क्योंकि हमको लगता है कि हो रहा है, हो जाएगा, हम इतने तो हैं। मैं कोई डराना नहीं चाह रहा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है डरने की कोई जरूरत नहीं है, डरने जैसा कुछ है नहीं। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि हमारी कुछ जिम्मेदारी है, और हम उसको उस प्रकार से उसके ध्यान में रखते हुए वी पुट ऑन आवर एफर्ट्स, और उसके बेसिस पर हम आगे बढ़ें। मुझे लगता है इतना ही मैं कहना चाहूँगा।